स्वागत है आपके स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में राजनीति शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय भारतीय संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बातें शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुत सुने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद से छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उसे फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह ही हॉकी, क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने में और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह ही समाज के कुछ मूलभूत नियम भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल बोलते हैं जिन्हें। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदायों के साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। इस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं और उसे संविधान कहा जाता है। कक्षा 6 और 7 में हम सभी सामाजिक व राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या आपने कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम उन्हीं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है वह देखते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की मांग की। पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946 में। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। ठीक है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति एवं भविष्य तय करने के मौका मिला। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि जिन देशों के पास अपने संविधान नहीं है वह सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा से सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मुद्दों पर एक दूसरे की सहमति हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देशों को चलाने में पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करेंगे कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझाने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है।
सवाल ये उठता है कि नेपाल में पहले भी संविधान था, उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल में एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल के कई लोग कई दशक से लोकतंत्र के स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने का कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते में चलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान चाहिए। वह पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें आदर्श नहीं है जो कि नेपाल के लिए चाहते हैं, जिनके लिए वे लड़ते रहे हैं। देखते हैं नेपाल की जन आंदोलन की तस्वीर है, ये नेपाल का झंडा है। ये नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष जय संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए जन संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों को बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जों में ले लिया शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बेहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रही जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था और आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा ने को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2007 में नेपाल की अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाली जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्रों में दिखाया गया है। ठीक है, हमने देखा कि नेपाल में किस तरह क्या कायम हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, किसके संयोग से, जन आंदोलन के संघर्ष से। ठीक है, जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी प्रकार नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे थे। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए एक अंश में लोकतंत्र में नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है जो हमने अभी पढ़ा है। संविधान का दूसरा उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथों रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने का संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वह सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। इस तरह की विकृति को बचाने के लिए उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे चित्रकथा पट में दिखाया जा सकता है। चलिए चित्रकथा पट देखते हैं। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। वह सुरेश को जब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोला और वह चली गई। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाते हुए अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या किया। श्रीमती राव लौटने पर, जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा और 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैंने मैडम कुछ नहीं किया। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता का इस दुरुपयोग से रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में
ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव को से कुछ याद आया? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वहाँ आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है और भारतीय संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। लोकतंत्र में संविधान एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह के लोगों को परेशान न करे, न अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। लड़के कह रहे हैं नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां कह रही हैं चलो आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं। शिक्षक इस विवाद का हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय के लिए कहता है, हाँ हाँ हम जीत गए। ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। लड़कियां सोच रही हैं कि हमें सदा ही वही कहना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने में कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। इस तरह अव्यस्त हालत लोकतंत्र समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। उनका नुकसान होता है, जैसा कि चित्रकथा पट में दिखाया गया है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के समान रूप से उपलब्ध है। वह अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे लोगों को दबा सकते हैं, जैसे क्या होते हैं अंत सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगेगी। असल में इसका जवाब मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसे भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे चित्रकथा पट में देखते हैं। शबनम दुविधा में है कि कुछ तय करना है। कल परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय मेरा पसंदीदा टीवी प्रोग्राम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? शबनम कह रही है मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा टीवी देखने का मन करेगा। तो मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज टीवी रात को कोई ना देखे तो मेरा मन नहीं ललचाएगा। संविधान ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनमें बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र में मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए जब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा या इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर पर तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह उन्माद से बचाता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों या आश्वासन मिलता है कि उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती रही है। अब शबनम सोच रही है अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से कितने सारे सवाल आए हैं।
इस चर्चा से आप समझ गए होंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरते हैं। इसके जरिए आप दोहराएंगे कि लोकतंत्र समाजों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने नया संविधान तैयार किया। मूलभूत नियम ऐसे आदर्श से पता लगता है कि हम किस तरह शासन व्यवस्था में रहना चाहिए। ठीक है, बाकी भी आप पूरा भरेंगे। आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य नियमों को अध्ययन करें। इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये तय करता है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किस एक आदमी के वश में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों का योगदान दिया जो 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान सभा के गठित कब हुई थी? 1946 में। कितने लोगों ने योगदान दिया? 300 लोगों ने। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय हैं, उनकी न तो एक भाषा थी, न धर्म था, न एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतों ने तय नहीं कर पा रही थी कि भविष्य में क्या होगा, वह किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्हें अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक मुद्दों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। हमें चित्र देख सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जनजातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन जाए, अभी भी अनुसूचित जातियों बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू के अधिकारियों के हाथों में था। इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हो। ठीक है, आगे देखते हैं। संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर सरकारें और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 व 7 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाजों को देखा। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे।
भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग पूरे देश के फैसले न लेने लगें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्थाएं की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर पर सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग उन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों का अंतर्गत आते हैं। इस पॉइंट को पढ़ते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था स्थापना ज्ञान दे लाएगी। वह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व का चुनाव लोग खुद करते थे। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी और भारत का संविधान अपनी सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। और संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता के वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकेगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधित्व के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा वह हर व्यक्ति को खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में आप अपनी पुस्तक की दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं और कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है। न्यायालयों की व्यवस्था में न्यायपालिका कहा जाता है जिसके बारे में आप इस पुस्तक की तीसरी इकाई में पढ़ेंगे। सरकार को किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है और इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस चित्र को देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए वे शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित व नियंत्रित किया जा सके। इस अध्याय में राज्य शब्द को अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब है राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदलती रहती है। पर राज्य
एक ऐसे राजनीतिक संस्था है होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से नहीं है, सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन की संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियों बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सामने रखें। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के कुछ अधिकार देखते हैं। समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ अपवाद भी हैं जिनके बारे में इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा, संगठन और बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता तथा कोई और व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जब रिया श्रम और 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी इच्छा के धर्म अपनाने और उसका प्रचार करने की अधिकार है। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक व भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी स्वतंत्रता की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। 5वां पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात का समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश को इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधित्व के जरिए साकार करना चाहते हैं।
जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप ही बदल जाता है। जब हम नेपाल में देख चुके हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की ज़रूरत के साथ एक नए संविधान की जरूरत पड़ी गई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस हो सकती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा जिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों व अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में हम लगातार सीखते रहेंगे, ठोस रूप से इनका अर्थ भी जान पाएंगे। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संविधान रेखाचित्र तस्वीरें बनाएं तथा उन कविताएं व गीत लिखें जो कक्षा पर इनको चर्चा करें। ये चित्र देख लेते हैं क्या कहता है। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत करते दिख रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं और श्री जयरामदास दौलतराम खाद्य कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मैथाई वित्त मंत्री व सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे जगजीवन राम व श्रम मंत्री खड़े हैं। अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं। संविधान के जरिए ही हम तय कर पाते हैं कि हमारी सरकार किस तरह की होगी। संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। वह संविधान सभी नागरिकों में समानता लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति या समूह अपने से कमजोर समूह या व्यक्ति को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल का संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान से लिया गया है। 1990 नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका, अनुच्छेद 35। कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश और मंत्रिपरिषद नियत होंगी। अब नया वाला जो संविधान है वह है 2007 का अंतरिम संविधान भाग 5 कार्यपालिका, अनुच्छेद 37। कार्यकारी शक्तियाँ, नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। इनमें क्या अंतर आया? जो महामहिम जो राजा के जो अंदर आती थी वह अब मंत्रिपरिषद के अंडर आने लग गई। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है और क्यों? नेपाल की जनता अपने संविधान से खुश नहीं है, इसलिए नेपाल को नए संविधान की ज़रूरत है। नेपाल के संविधान में वह आदर्श नेपाल के संविधान में वह आदर्श है ही नहीं जो नेपाल की जनता को अपने लिए चाहती है, जिसके लिए वे संघर्षशील रहे हैं। देश की सारी सत्ता और सारे नियम निर्धारित करने की ताकत सिर्फ राजा के पास होगी। इस पर 1990 का नेपाल का संविधान आधारित था। 2007 का नेपाल का संविधान इस बात पर आधारित है कि सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेंगी और सारे कार्यकारी फैसले प्रधानमंत्री के नाम पर ही लिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियां पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता? यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश न होता तो सारे नेता अपने मन के किसी भी कानून को लागू कर देते, जिससे मजबूरी में जनता को मानना पड़ता। इससे जनता को नुकसान होता। यदि उन पर अंकुश न होता तो देश के कई नेता शक्तियों का दुरुपयोग करते और समाज में अराजकता व हिंसा का निर्माण हो जाता और शांति चली जाती। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचार का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक उदाहरण बताइए। एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं, उनमें से 20 पुरुष हैं। यहाँ पर महिला शिक्षकों की संख्या अल्पसंख्यक है।
चाहे महिला शिक्षकों की संख्या कितनी ही कम क्यों ना हो, वो पुरुष शिक्षकों से कहीं भी पीछे नहीं है। वह सभी इतनी पढ़ी लिखी हैं जितने ही पुरुष शिक्षक हैं, इसलिए अल्पसंख्यक होने पर भी महिला शिक्षकों का सम्मान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। बौद्ध धर्म हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के दिखाए रास्ते को लोग पालन करते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक होने पर भी धर्म की व्यक्ति का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। यहाँ मांसाहारी खाने वालों की संख्या अल्पसंख्यक है। वह 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। यहाँ असंपन्न परिवार वाले विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी क्या राय होनी चाहिए। संघवाद। भारत जैसे बड़े देश में बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति केंद्र से ही पूरे देश के नियम कानून चला सके और देश का सुचारू रूप से विकास कर सके। इसलिए हर प्रांतीय स्तर पर सरकार और ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज जो देश के विकास में मदद करता है। शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा इसलिए किया जाता है ताकि हर किसी पर अंकुश लगाया जा सके और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। मौलिक अधिकार। सत्ता निरंकुश इस्तेमाल रोकने के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। संसदीय शासन पद्धति। नागरिकों के पास चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व खुद चुनने का अधिकार दिया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो छठा क्वेश्चन है वह आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, कलर भरना है इसमें आपको। अगर आपने भूगोल के और साइंस के और इतिहास के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप अन्यथा आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।